नमस्कार। आज हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब ईपीएफओ के एक बहुत जरूरी अपडेट पर बात कर रहे हैं। जी 16 जनवरी 2025 का एक सर्कुलर आया है ना? हाँ, बिल्कुल, ये जॉइंट डिक्लेरेशन प्रक्रिया पर है। हाँ, वही जो ईपीएफ सदस्यों की प्रोफाइल डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि वगैरह सही करवाने के बारे में है। तो असल में एक आम सदस्य के लिए अब क्या बदला है और कितना आसान हुआ है, चलिए इसी को गहराई से समझते हैं। हाँ, इसका सीधा सा मकसद है कि अगर किसी सदस्य के ईपीएफ रिकॉर्ड में मान लीजिए कोई गलती है, नाम में या डेट ऑफ बर्थ में, हाँ हाँ, हो जाती हैं गलतियां। बिल्कुल, तो उसे ठीक करवाना पहले से कम झंझट वाला हो। ये बहुत जरूरी है। क्यों, मतलब जानकारी सही होना क्यों इतना क्रिटिकल है? देखिए, सही जानकारी, खासकर जब आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन आधार से जुड़ा हो, तो बहुत जरूरी है, ताकि पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने जैसे जो काम है ना, वो अटके नहीं। सही बात है। अच्छा, तो ये सरलीकरण, ये आसानी की कैसे गई है? सुनाई कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं? बिल्कुल, समझने के लिए मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज बना दी है, ए, बी और सी। ओके, ABC। हाँ, जनवरी 2025 से पहले जब मेंबर जॉइंट डिक्लेरेशन फाइल करते थे, तो वो एक 3 स्टेज प्रोसेस था। इसका मतलब ये है कि पहले मेंबर फाइल करेंगे जॉइंट डिक्लेरेशन, उसमें अपना डिटेल्स फिल करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, फिर उसको एम्प्लॉयर वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वो पीएफ ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए आएगा और फिर पीएफ ऑफिस उस पर एक कॉल लेगा। लेकिन 16 जनवरी 2025 के बाद इस प्रोसेस को सदस्यों के हित में बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ईपीएफओ में जितने भी मेंबर्स हैं उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में वो लोग आते हैं जिनका यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से या उसके बाद इशू हुआ है और वो आधार कार्ड के आधार पर इशू हुआ है। कैटेगरी बी में वो लोग आते हैं जिनका यूएएन 1 अक्टूबर 2017 के पहले इशू हुआ है, लेकिन उनका डेटा आधार कार्ड के डेटा से वैलिडेटेड है, यानी उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एग्जैक्ट मैच है। जो यूएन में उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है और जो आधार कार्ड में उनका जेंडर और नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मैच कर रहा है। तो ऐसे लोग कैटेगरी बी में आते हैं। और कैटेगरी सी में उन लोगों को रखा गया जिनके पास या तो यूएन नहीं है या अगर यूएन है तो वो आधार से वैलिडेटेड नहीं है। और ऐसे तीसरे कैटेगरी में, उसी थर्ड कैटेगरी, कैटेगरी सी में तीसरे कैटेगरी के लोग वो हैं जो डेथ केसेस से रिलेट करते हैं, यानी डिसीज्ड मेंबर्स हैं। तो अगर किसी को नेम चेंज करना है और अगर वो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में आते हैं तो वो ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं। अगर वो कैटेगरी ए में आते हैं, यानी कि अगर उनका यूएन 1 अक्टूबर 2017 से या उसके बाद इशू हुआ है, तो वो नेम करेक्शन खुद अपने आप कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ना ही अपने एम्प्लॉयर की ज़रूरत है और ना ही पीएफ ऑफिस जाने की। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, जैसा मैंने बताया, अगर डीजी लॉकर के थ्रू कर रहे हैं तो हमारे सर्कुलर के एनेक्जर 1 में एक डिटेल्ड लिस्ट है ऑप्शन की, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है वो, जिसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वो नेम करेक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक सिंगल पीडीएफ की तरह अपलोड कर रहे हैं तो कोई भी 2 डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर सकते हैं उस लिस्ट में। ये इस पर निर्भर करता है कि सदस्य का यूएएन आधार से लिंक्ड है या नहीं। अच्छा, मतलब आधार लिंकिंग मेन फैक्टर है। जी, कैटेगरी ए जहां आधार जुड़ा हुआ है वहां प्रक्रिया सबसे सरल है। सबसे सरल कैसे? इसमें कई सामान्य बदलाव, जैसे नाम, जन्म तिथि, जेंडर, पिता या माता का नाम, मैरिटल स्टेटस, ये सब। हाँ, सदस्य खुद यानी एम्प्लॉय, जिसे ईई कहते हैं, वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या फिर उनका एम्प्लॉयर मतलब ईआर। अच्छा। हाँ, और हर कैटेगरी के लिए कौन बदलाव को मंजूरी देगा, जैसे सदस्य खुद या एम्प्लॉयर या फिर अकाउंट्स ऑफिसर यानी एओ, इसकी पूरी एक लिस्ट सर्कुलर के अनुलग्नक आय में दी हुई है। मतलब कैटेगरी ए वालों के लिए अब शायद दफ्तर के चक्कर कम लगेंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है, खासकर आधार लिंक्ड मामलों में। और इसके लिए दस्तावेज कैसे देने होंगे, कुछ बदला है उसमें? हाँ, यहीं पर एक बड़ी सुविधा दी गई है, डिजी लॉकर। अरे वाह, डिजी लॉकर। जी हाँ, सदस्य जरूरी दस्तावेज सीधे अपने डिजी लॉकर अकाउंट से अपलोड कर सकते हैं। अच्छा,
और अगर डिजिलॉकर से दस्तावेज दिए जाते हैं तो सर्कुलर के हिसाब से सिर्फ 2 दस्तावेज काफी होंगे किसी भी बदलाव के लिए। सिर्फ 2? ये तो कमाल है। मतलब दस्तावेज सीधा डिजिलॉकर से, ये तो काफी राहत की बात लगती है। हाँ बिल्कुल, ये डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। पर क्या ये वाकई काम करेगा? मतलब कई लोगों के दस्तावेज शायद डिजिलॉकर में अपडेटेड ना हो या कोई दिक्कत हो। देखिए, ये एक जरूरी पॉइंट है। प्रक्रिया सरल जरूर हुई है, लेकिन ये तभी कारगर होगी जब सदस्य के दस्तावेज डिजिलॉकर में हो और एकदम सही हो। हाँ, ये तो है। अगर डिजिलॉकर वाला दस्तावेज ही गलत है तो फिर मुश्किल हो सकती है, लेकिन हाँ, इससे वेरिफिकेशन तेज होने की उम्मीद तो है। और एक बात और आपने कही कि अगर एम्प्लॉयर मतलब ईआर बदलाव शुरू करता है जी, तो क्या सच में कोई दस्तावेज नहीं चाहिए? सर्कुलर तो यही कहता है, अगर नियोक्ता बदलाव का अनुरोध करता है तो दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। अच्छा। हाँ, यहाँ शायद जिम्मेदारी नियोक्ता की मानी गई है कि वो वेरीफाई करके ही रिक्वेस्ट डाल रहा है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऑनलाइन प्रक्रिया इस्तेमाल ना कर पाए? मान लीजिए किसी के पास इंटरनेट नहीं है या कोई और वजह हो, या फिर मान लीजिए किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो, उनके केस में? हाँ, इसका भी ध्यान रखा गया है। ऐसे मामलों में या मृतक सदस्यों के मामलों में फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने का विकल्प अभी भी मौजूद है। अच्छा, ऑफलाइन तरीका भी है? जी, मृतक सदस्य के मामले में उनका कोई भी कानूनी वारिस या नॉमिनी जो नियमों के तहत पात्र हो, ये फॉर्म जमा कर सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया सबके लिए एक्सेसिबल रहे। ठीक है, ये अच्छी बात है। अच्छा, और ये जो दस्तावेज चाहिए होते हैं सुधार के लिए, इनकी कोई खास लिस्ट भी है क्या? मतलब कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। सर्कुलर के साथ अनुलग्नक 2 में पूरी लिस्ट दी गई है। अनुलग्नक 2? हाँ, उसमें बताया गया है कि किस तरह के बदलाव के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। जैसे अगर नाम या लिंग बदलना है हाँ। तो पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे कई सारे ऑप्शन हैं। जन्म तिथि के लिए बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, या आधार कार्ड भी चलेगा। तो मतलब कोई भी दस्तावेज नहीं चलेगा, वो लिस्ट देखनी पड़ेगी पहले? बिल्कुल, हर बदलाव के लिए खास दस्तावेज बताए गए हैं। सदस्य को ध्यान से वो लिस्ट देखकर सही दस्तावेज चुनना होगा। ये लिस्ट काफी लंबी है वैसे। इसमें राष्ट्रीयता, मैरिटल स्टेटस, माता पिता पति पत्नी का नाम, नौकरी ज्वाइन करने और छोड़ने की तारीख जैसे कई पैरामीटर शामिल हैं, और हर एक के लिए मान्य दस्तावेज साफ साफ बताए गए हैं। तो सही दस्तावेज देना बहुत जरूरी है। हाँ, उससे ही प्रक्रिया बिना रुकावट पूरी होगी। और ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है जी, इसका कोई खास फॉर्मेट भी है? हाँ, अनुलग्नक 3 में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है। अच्छा। इसमें सदस्य की डिटेल्स, मौजूदा गलत जानकारी क्या है और जो जानकारी सही करवानी है वो भरनी होती है। ठीक है। इस पर सदस्य और नियोक्ता दोनों के साइन होते हैं, चाहे ऑनलाइन भरें या ऑफलाइन। ये तय फॉर्मेट इसलिए है ताकि सारी जरूरी जानकारी साफ साफ दी जाए और फील्ड ऑफिस में प्रोसेसिंग जल्दी हो सके। समझ गया। तो कुल मिलाकर इस नए सर्कुलर का निचोड़ यही है कि ईपीएफओ प्रोफाइल में गलतियां सुधारने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जिनका यूएएन आधार से जुड़ा है। और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल तरीकों पर जोर है ताकि कम दस्तावेज लगें और काम तेजी से हो। लक्ष्य यही है कि सुधार आसान हो। आपने बिल्कुल सही समझा। प्रक्रिया सरल हुई है, पर जैसा हमने कहा, ध्यान रखना होगा कि जो दस्तावेज अनुलग्नक 2 में मांगे गए हैं वो सही और मान्य हो। सही है। ये बदलाव ये भी दिखाता है कि कैसे सरकारी सेवाओं में, खासकर सोशल सिक्योरिटी में, आधार और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हाँ, ये तो दिख रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पेंशन या बीमा, इनको लोगों तक पहुंचाने में ये डिजिटल इंटीग्रेशन और किस तरह मदद कर सकता है। क्या प्रक्रियाएं और भी सुगम हो सकती हैं आगे चलकर, ये देखना होगा।